नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अब एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत 21 वीडियो आने वाली है, आज ये चौथा वीडियो होगी। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। देखिए, जिन बच्चे को वास्तव में मेरिट लायक नंबर लाना है, क्योंकि एसएससी एग्जाम की कुछ पैंतरा है जो आपको जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी और आपका जीके, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जहां से प्रीवियस ईयर से 10 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो ये क्या है, ये 10 क्वेश्चन तो जो पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो भी बना लेगा दादा, है ना। तो आगे मेरिट लायक नंबर लाना है तो मेरिट लायक कंटेंट पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ मेरे से ही पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन देखिए आपके हित में क्या है, क्या आपके हित में अच्छा है, क्या बुरा है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी संवारने के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे हैं भैया, है ना। तो मैं वही कंटेंट आपको देता हूं जो आपके एग्जाम के अंदर देखी जाती है और आज तक देखी गई है। ठीक है भैया, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ लोग जो हैं सिर्फ वीडियो 2-4 मिनट देखा और छोड़ दिया। भैया अंत तक देखा करो, पता नहीं कौन से बात जो है कब एग्जाम में छप जाए, है ना। इसके अलावा अगर इस वीडियो सीरीज की और इससे पहले जो आपने देखा 57 सीरीज चलाया गया था, जो एवरग्रीन सीरीज थी, हर एक एग्जाम पे लागू होती है, और अभी तक 57 वाली सीरीज से 2 एग्जाम हो चुकी है, जहां पे आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी पीडीएफ से देखे होंगे। ठीक है, तो सभी पीडीएफ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा है 9372693225, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे रात के 11 बजे से पहले, है ना, और सवेरे 6 बजे के बाद, तो जो है आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, 12वीं विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? इसे VVI कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे देश का एक नाम इंडिया है ना, तो इनको भी जो है थोड़ा सा हटाने की बात हो रही है ना, तो इसीलिए हिंदी पे कुछ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये वाली क्वेश्चन करंट अफेयर के सेक्टर से काफी अच्छे रहेंगे आने वाले समय के लिए। इन व्हिच कंट्री वाज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आपका फिजी में हुआ है। कहां पे हुआ है जी? फिजी में हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह हिंदी सम्मेलन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है? एक एक फैक्ट ध्यान रखेंगे, विदेश मंत्रालय के द्वारा। और फिजी की सरकार पार्टिसिपेट किए भाई, मिलजुल के कॉपरेट किए, तभी तो होस्ट कर पाए, है ना। इसके अलावा ये कब किया गया? तो कभी गलती से जो बच्चे अगर यहां से ये लाइन नहीं समझेंगे ना, तो अगर ये पूछ देना कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कब ऑर्गेनाइज कराया गया, तो पक्का 10 जनवरी मार देगा आंसर, गारंटी है 10 जनवरी मार देगा आंसर, क्योंकि उनको पता है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जो हिंदी सम्मेलन ऑर्गेनाइज करवाया गया फिजी में, यह आपका 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य करवाया गया। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 11वीं विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस जो 2022 में करवाए गए थे, ये मॉरिशस के अंदर करवाए गए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मॉरिशस एक ऐसा देश है ना, जहां पे हिंदी भाषा भी बोले जाते हैं दादा। इसके अलावा पहला विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1975 में नागपुर में कराया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉरिशस में खाली बोला जाता है, त्रिनाद टोबैगो में भी बोला जाता है ना, बांग्लादेश में भी बोला जाता है, पाकिस्तान में भी बोला जाता है, नेपाल में भी बोला जाता है हिंदी भाषा। तो ये कहने का मतलब था कि मॉरिशस में भी बोला जाता है। पहला विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है 1975 नागपुर में करवाया गया था। ठीक है, ये आपके स्टैटिक्स फॉर्म से आते हैं। विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 का जो विषय रखा गया था, थीम रखा गया था, ये रखा गया था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है, AI का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का जो है अभी 4था और 5वां पीढ़ी कंबाइंड रूप से चल रही है ना। तो पहला दूसरा बता देता हूं, तीसरा चौथा में से आप बताइएगा कि किसमें किया गया है। पहला दूसरा बता देता हूं। पहला में निर्वात किया गया था, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में IC चिप, चौथा में आपका माइक्रो प्रोसेसर किया गया था। तो एक को बच गया, पांचवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया। चलिए ये क्वेश्चन नहीं रखिए, अगला क्वेश्चन कुछ पूछ लूंगा वो बता दीजिएगा। अगला है हिंदी जो है भारत की राजभाषा कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1950 में बनी थी, है ना। 1950 में जो है हिंदी देश की राजभाषा बनी थी। भारत में संविधान के जो है, भारत के संविधान में हिंदी के लिए कौन से आर्टिकल अलॉट हैं? तो आर्टिकल 343 कहता है कि हमारी संघ की जो राष्ट्रीय भाषा है ये हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? तो देवनागरी होगी। आप बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं तो कॉपी के पहला पेज में आपसे लिपि भरवाया जाता है। आजकल का तो पता नहीं, जब मैंने दिया था तो
तो भरवाया गया था, तो देवनागरी। इसके अलावा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो आप जानते ही हैं, है ना, आने वाली है, और 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और इसके अलावा जो आपका ये हिंदी दिवस है ना, विश्व हिंदी दिवस, इसी दिन आपका ठहाका दिवस भी मनाया जाता है। ठहाका मतलब हास्य दिवस, हास्य दिवस मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो 2006 में मनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब के समय में पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। इस स्लाइड से आपने हिंदी भाषा के रिगार्ड में कितना कुछ सीखा। लिपि और भाषा किस में आएगा, 343 में आएगा जी, है ना। आर्टिकल कब कौन से ईस्वी में अपनाया गया था राष्ट्रभाषा के रूप में, 1950। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में, कब, 1975 में। 2023 में कहाँ पर हुआ है, फिजी में। 2022 में कहाँ पर हुआ था, मॉरिशस के अंदर। इसके अलावा पहली बार विश्व इंटरनेशनल लेवल पर हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 10 जनवरी को, तो 2006 में। किसके समय, मनमोहन सिंह साहब के समय में, ठीक है। तो ये सब बात हिंदी भाषा से इतना जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए भगवान करे अगर आप कभी रेलवे में अगर आपकी जॉब लग जाए, तो रेलवे का जो इंटरनल एग्जाम होती है, जो भी आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है, वहाँ पे एक राजभाषा करके अलग से आपका सिलेबस में रहता है, फिक्स रहता है। यहाँ से 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनल एग्जाम में, तो सिर्फ हिंदी और हिंदी के विकास से जानकारी रख के आप ये 10 मार्क जो है प्राप्त कर सकते हैं रेलवे के इंटरनल एग्जाम के अंदर। इसके अलावा सजीव जगत के कौन से प्राणी वर्ग भोजन हेतु बाहरी पदार्थ को कोशिकीय झिल्ली में परिगृहित करते हैं, ठीक है। मतलब जो भोजन करना है ना, तो पहले बाहर से ले लेते हैं और जो कोशिका की बाहरी लेयर है उसमें पहले स्टोर करते हैं, तब भोजन के रूप में जो है इसका प्रयोग करते हैं। ये आप सजीव जगत में कौन से श्रेणी करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हिच ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड एब्जॉर्ब्स एक्सटर्नल सब्सटेंस थ्रू द सेलुलर मेम्ब्रेन फॉर फूड, तो ये आपका अमीबा है, अमीबा है ना, परजीवी समूह का अमीबा, है ना। तो अमीबा जो है ये आपके फूड मतलब फूड को क्या करते हैं, पहले बाहरी सेल में जो है आपका झिल्ली में रख लेते हैं, फिर जो है ग्रहण करते हैं, है ना। अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो आप बोलोगे एक सेल वाली जीव है, एक कोशीय जीव है। देखिए जीव 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक कोशीय होते हैं और बहुकोशीय होते हैं। अगर जंतु और पादप के हिसाब से देखें तो भी 2 प्रकार के जंतु समुदाय और पादप समुदाय होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि कई हिसाब से आप कोशिका को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपका एक तो आपका पादप कोशिका, जंतु कोशिका, फिर यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक कोशीय जीव, बहुकोशीय जीव। तो ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इंक्रीज करना होगा, है ना भैया। तो इसके अलावा जो अमीबा का खासियत होता है, ये क्या होता है, ये स्प्रिंग के जैसा होता है। ये चाहे तो अपना आकार बदल सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे बजरंगबली, माफ कीजिएगा बजरंगबली, जय बजरंगबली, मैं ये नहीं इससे रिलेट नहीं कर रहा हूं। जब लंका पहुंचे थे तो अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लिए थे। इसके अलावा अमीबा का प्रचलन अंग क्या होती है, कूटपाद होते हैं। क्या होते हैं, कूटपाद, इसे पदाप भी कहते हैं। इसे नकली टांग कहा जाता है अमीबा का, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो हमारा टांग थोड़ी पूछ रहा है कि आदमी कौन से टांग से चलता है, ठीक है भाई। इसके अलावा स्पंज, अब आपसे एग्जाम में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसको पूछता है और बोलता है ये किस संघ का है, तो आज लगभग खेल खत्म ही कर देता हूं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए जो स्पंज है, एक तो स्पंज रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला, है ना। एक तो रसगुल्ला को भी स्पंज बोल देते हैं, शादी विवाह में काफी चलते हैं, व्हाइट कलर वाला, है ना। तो ये जो स्पंज है ये जीव भी है ना। ये जीव होते हैं पोरीफेरा समूह के। कौन से समूह के, पोरीफोरा समूह के। और ये नमकीन पानी में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये समुद्री जीव है ना, समुद्री जीव। हालांकि खारे पानी का झील भी होता है ना, लेकिन आपका ये जो है समुद्र में बेसिकली पाया जाता है स्पंज। और किस समूह में आते हैं, पोरीफेरा समूह में। इसके अलावा स्तनधारी, जो हम और आप हैं, ये क्या है भाई, कोर्टेडेरा संघ, कोर्टेडा संघ से संबंधित है स्तनधारी। स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं, है ना। इसके अलावा मोलस्का, मोलस्का क्या होती है, जिसके ऊपर जो है ना बाहरी कवच के रूप में एक खोल जैसा आवरण आपका बना होगा, आप मोलस्का में उसे ले जाइएगा। जैसे घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को अष्टपाद भी कहते हैं हिंदी में, है ना। ऑक्टोपस ये भी आपका मोलस्का में ही आ जाता है, हालांकि इसका शरीर स्पंजी होता है, फिर भी ये मोलस्का में आते हैं ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस का जो है ब्लड भी अलग होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं नीला कलर का ब्लड होता है उसके अंदर। और झिंगूर जो होता है गांव घर में, जिसे आप क्या कहते हैं भाई, कॉकरोच, उसकी जो ब्लड है ना व्हाइट कलर की होती है। इसके अलावा ऑर्थोपोडा संघ में कौन कौन आते हैं, तितली आते हैं, कीट आते हैं, पतंग आते हैं, केकड़ा आते हैं, कैटरपिलर वगैरह, ये सभी के सभी आपका जो है किसमें आ जाएगा, ऑर्थोपोडा संघ में आ जाएगा। इसके अलावा एक एनिलिडा संघ होता है, मैं बचपन से पढ़ाते आया हूं भाई। एनिलिडा संघ जो है वो ट्यूब के आकार के इसका शरीर होता है, जैसे लीच, जोंक को आपने देखा होगा, ये सब एनिलिडा संघ का है। केचुआ वगैरह, केचुआ में कोई आंख नहीं होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
जो सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है, अभी 2023 का जो आपका सीजीएल का प्रे हुआ था, इसमें मेरे ख्याल में 18 तारीख वाला जो शिफ्ट था, थर्ड शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सजीव जगत की सबसे बड़ी ऐसा पूछा था कि नीलहरित शैवाल, किसी वैज्ञानिक के नाम से इसे रिलेट किया था। फिर पूछा था ये किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो भैया तो ये थैलोफाइटा समूह में आता है। थैलोफाइटा समूह में आपका शैवाल आ जाता है। ठीक है, थैलोफाइटा समूह में सिर्फ शैवाल ही नहीं आते, कवक भी आते हैं और जीवाणु का अधिकांश भाग आते हैं। ये सभी जीवाणु नहीं आते हैं, कुछ अपवाद भी है। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए शैवाल, कवक, जीवाणु थैलोफाइटा में आएंगे और ये तीनों एक साथ आने के चलते ये सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है। ठीक है, थैलोफाइटा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि लाल शैवाल को क्या कहते हैं और ब्राउन शैवाल को क्या कहते हैं। तो लाल शैवाल को आप रोडोफाइटा, रेड से याद रखिएगा, रेड माने लाल, तो रोडोफाइटा लाल शैवाल को, और ब्राउन शैवाल को जो है फियोफाइसी में आता है तो फियोफाइटा कहते हैं। फियोफाइसी कुल होता है, फायोफाइटा इसका नाम होता है। ये आपका क्या होता है, ब्राउन शैवाल। लाल शैवाल का मैंने अभी आपको बता ही दिया, रोडोफाइटा, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वराज नामक समाचार पत्र किसके द्वारा चलाया गया था। अच्छा, शैवाल का अध्ययन भी पूछा जाता है। शैवाल मतलब अलगी भैया, अलगी, है ना। शैवाल का अध्ययन भी पूछा जाता है तो इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। देखिए, लॉजी शब्द जहां भी होगा आपको अध्ययन से संबंधित होता है। कवक का पूछता है माइकोलॉजी, है ना। फूलों का पूछता है एंथोलॉजी, सौंदर्य का पूछता है कैलोलॉजी, कुत्ता का पूछता है साइनोलॉजी, कोशिका का पूछता है साइटोलॉजी, है ना। ये सब आपके अध्ययन है, तो जरा अध्ययन भी ध्यान रखेंगे। ये एसएससी जो है आपके लिए गिफ्ट देता है, जैसे आपने अध्ययन वगैरह याद रख लिया, किसी चीज की अध्ययन याद रख लिया, तो ये आपका OWS में भी आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और जीके में भी काम कर जाता है, सेम चीज है ना भैया। इसके अलावा स्वराज नामक समाचार पत्र किसके द्वारा चलाया गया था, बाय हुम वाज द न्यूज़पेपर नेम्ड स्वराज रन। अब ये क्वेश्चन जो बच्चे नहीं देखे रहेंगे, सीधे आपका जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे ही देखेंगे एकदम टिक करके आ जाएंगे एग्जाम में। 100% बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, है ना भैया। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब होगा इसका आंसर। स्वराज जो पत्रिका है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है चलाए थे। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चलाया था, इससे पहले शुरू करने में और भी लोग जाते हैं, लेकिन नेताजी से ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए आपसे पूछे जाएंगे। तो नेताजी बताइएगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ दो चार शब्द यहां पे मैं लिख रखा हूं जो आपके एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। तो आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया प्रमुख नारा में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा, ये सभी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया प्रमुख नाराओं में से हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु किसे मानते थे, तो चित्तरंजन दास साहब को मानते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है, और एक आपका देश बंधु है, एक आपका दीन बंधु है। तो दीन बंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है, और एक आपका बंग बंधु है, बंग मतलब बंगाल से है, तो बंग बंधु जो है शेख मुजब्बुर रहमान को कहा जाता है। तो ये सब जो बंधु है इसे जरूर ध्यान रखें। बाद बाकी खिलाफत आंदोलन में अली बंधु नाम और आता है ना। इसके अलावा वायुयान के आविष्कार में राइट बंधु नाम अलग आता है। तो ये कुछ बंधु जो है जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में कांग्रेस से निकलकर किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी अपने कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को, है ना, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में खड़े किए थे, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया इसमें हार गए थे। और इस बार के MTS में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरोध में किस कैंडिडेट को खड़ा किया था, तो पट्टाभी सीतारामैया। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन बनाने आता है तो आंसर बहुत याद अच्छी तरीके से रहेगा और इजी वे में याद रहेगा। इसे बोलते हैं थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड, है ना, कि आने वाले समय में क्या पूछा जा सकता है, कैसे क्या करूं, है ना। तो अगर आपने क्वेश्चन याद रख लेना तो आंसर 100% याद रहेगा जी, भूलने की चांस ही नहीं है। इसके अलावा 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है, अभी अभी मनाया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। यह CGL 2022 में आया हुआ पॉइंट है। इसके अलावा नेताजी का निधन जो है 1945 में विमान क्रैश से माना जाता है, हालांकि इसका 100% साक्ष्य जो है अभी तक कहीं नहीं है ना भैया। इसके अलावा कावा CAVA वुमेन्स चैलेंज कप 2023 के विजेता कौन है ना। ये कावा वुमेन्स चैलेंज कप
2023 जो कहाँ पे हुआ है, नेपाल के अंदर हुआ है। ये कैसी प्रतियोगिता है, वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है। क्या है ये, वॉलीबॉल की। आप लोग मुझे अच्छा क्वेश्चन मुझे मिल गया है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। मैंने आपको बेसबॉल में 9 बता दिया, बास्केटबॉल में 5 बता दिया, है ना। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9। ये वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये जो कावा वुमेन्स चैंपियंस कप 2023 हुआ है, ये वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है। ये भारत जीता है ना। किसे हराकर, तो किसे हराया है, ये कजाकिस्तान को हराया है। और ये प्रतियोगिता कहां पे करवाई गई, तो नेपाल के काठमांडू में करवाई गई। नेपाल के काठमांडू में ही आपका साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन यानी सार्क का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना आपका 1985 में हुआ था। और सार्क में वर्तमान में 8 गो देश है और सबसे अंतिम देश जो जुड़ा था ये अफगानिस्तान है। तो ये सार्क के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेंगे, जो बिहार एसएससी वगैरह देने हैं उनको भी काम आ जाए भैया, है ना। इसके अलावा इसी प्रकार का एक आसियान है जिसका मुख्यालय जकार्ता में है, उसमें 10 गो देश है। अब तो एक और बढ़ गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सार्क का बात यही काठमांडू से कर लिए। काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है जो आपके एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था, है ना, भोलेनाथ पशुपतिनाथ। इसके अलावा फाइनल मैच में कजाकिस्तान को हराया है। इसके अलावा वुमेन्स कबड्डी विजेता कौन है भाई, कोलकाता उमा। इसका नाम है, इस टीम का नाम है कोलकाता उमा। क्या नाम है, कोलकाता उमा, है ना। इसके अलावा पंजाब पैंथर्स नाम है इस टीम का, जिन्होंने उपविजेता का रोल निभाया है। कौन सा, वुमेन्स कबड्डी। और ये खेल ऑर्गेनाइज कहां पे करवाया गया है, तो ये दुबई के अंदर करवाया गया है। और दुबई आप हमसे बेहतर जानते हैं कहां पे है, ठीक है। इसके अलावा सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप, देखिए ये अलग है। ये वाला जो आपने देखा कलकत्ता उमा पंजाब पैंथर्स को हरा के जीता, समझिए जैसे आईपीएल होता है वैसा है। ये वाला जो है सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप, ये अलग है। इसमें उम्र दराज खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये आपका जो है विजेता हरियाणा बने हैं, ठीक है। सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप, जो भी महिला हाल फिलहाल में जीते हैं सभी को एक ही जगह रखा हूं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप महिला वाला में हराया है, यानी उपविजेता हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा एशियाई महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है, भारत है। और पुरुष वाला का विजेता भी भारत ही है। तो पुरुष वाला में कौन हरा था, अपना पाकू हरा था, जो मैं यहाँ पे पुरुष वाला है तो नहीं रखा हूं, पाकू हरा था, यानी पाकिस्तान हरा था। और ये खेल आपका ओमान के अंदर कराया गया था, पुरुष वाला। और जो महिला वाला है इसमें दक्षिण कोरिया को महिला ने हराया है, और ये मैच हुआ है जापान के अंदर। तो दोनों बातें स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023, इसके विजेता भारत है। हालांकि ये जनवरी फरवरी की ही बात है, पुराना हो गया क्वेश्चन, लेकिन उतने पुराने नहीं हुए जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो भारत है। उपविजेता कौन है, इंग्लैंड है। और ये मैच कहां कराए गए थे, तो साउथ अफ्रीका में। और ये पहला एडिशन था, तो इसी लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस तारामंडल का अन्य नाम ग्रेट बियर भी है। ग्रेट बियर माने बड़का भालू, है ना। तो जो आपका तारामंडल का नाम ग्रेट बियर भी है, इसे हम सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। गांव घर में इसे सतभैया कहते हैं, यानी 7 भाई का समूह कहते हैं। और बिहार में जो आपका सामा चकेवा त्योहार होता है, सामा चकेवा उत्सव का नाम आपने सुना होगा, जो आपका दीपावली और छठ के बाद जो पूर्णिमा आता है, उस पूर्णिमा दिन तक सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। तो ये जो सामा चकेवा होता है, इसमें एक कैरेक्टर सतभैया भी होता है, जो एक प्रकार का कुर्सी पे 7 ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे मूर्ति बनाए जाते हैं, वो बताया जाता है कि ये 7 भाई हैं, है ना। तो ये जो सप्तर्षि तारामंडल है, इसे हम ग्रेट बियर भी कहते हैं। इसके अलावा उर्सा मेजर भी कहते हैं और बिग डेपर भी कहते हैं। उर्सा मेजर, उर्सा उर्सा उर्सा, है ना, उर्सा मेजर और बिग डीपर भी कहते हैं। तो ये 4 नाम है एक ही चीज का। सप्तर्षि भी नाम है, उर्सा मेजर भी नाम है, बिग डीपर भी नाम है और ग्रेट बियर भी नाम है। ध्यान रहेगी, एकदम रहना ही होगा, है ना भैया। इसके अलावा सप्तर्षि तारा का समूह जो है, ये गर्मी के दिनों में आपके खुले आंखों से देखी जा सकती है आकाश में शुरुआती पीरियड में। इसके अलावा पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी किस मंदाकिनी का हिस्सा है, तो द मिल्की वे, आकाशगंगा का हिस्सा है हमारा पृथ्वी। इसके अलावा प्रतिवर्ष 4 जुलाई को क्या होती है, अपसौर होती है। और 3 जनवरी को क्या होती है, उपसौर होती है। अब ये अपसौर क्या होती है, तो मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी और ये है हमारा सूर्य। इसकी दूरी हमने रखा 2 मीटर, मान लीजिए सपोज, है ना, 2 मीटर। तो और ये उपसौर क्या होती है, ये रहा हमारा पृथ्वी और ये रहा हमारा सूर्य, इसकी हमने दूरी रखा 1.98 मीटर, है ना। तो इसमें कम कौन सा है, नीचे वाला। तो जब पृथ्वी के तुलना में सूर्य अपने कम दूरी पे होते हैं तो ऐसी घटना को उपसौर कहते हैं। उप माने आप जानते हैं ना, एगो मुख्यमंत्री होता है, एगो उप मुख्यमंत्री होता है। तो उप मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री का जो है सहायक टाइप से हो गया। तो जो कम है ना, छोटका है ना, वो उप वाला है ना, छोटा होता है उप वाला। जैसे उप प्रभारी, उप सचिव,
सचिव, है ना भैया, सचिव के अलावा एक और होगा तो उसको उप सचिव कहेंगे। तो ये छोटका हो गया उपसौर, और जो बड़का होगा अप माने ऊपर, तो ज्यादा ऊपर रहेगा पृथ्वी के रिलेशन में तो इसे अपसौर कहते हैं। दोनों का डेट फिक्स है, 3 जनवरी के उपसौर कम समय कम दूरी पर और 4 जुलाई के अधिक दूरी पर। ठीक है, 4 जुलाई को ही अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा सौर मंडल में सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार 8 ग्रह कैसा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है। सिर्फ ग्रह के क्रम से ही आप जो है ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं चैप्टर, है ना भैया। देखिए ये 4 ग्रह है, शुरुआत के जो 4 ग्रह है इसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, या खुली आंख से देखे जाने वाले ग्रह कहते हैं। इसे ठोस ग्रह भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी बनावट जो है लगभग ठोसीय अवस्था में है। और जो 4 अंतिम ग्रह है, सूर्य से दूर के 4 ग्रह है, इसे गैसीय गोला कहा जा सकता है क्योंकि ये ठोस नहीं है। इसके अलावा इसे बाहरी ग्रह कहते हैं या बाह्य ग्रह कहते हैं, इसे जोबियन ग्रह कहते हैं, जोबियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा सबसे छोटा ग्रह पहला है और सबसे बड़ा ग्रह 5वां है, बृहस्पति। इसके अलावा पृथ्वी हमारा तीसरा है। इसके अलावा यहीं से बात कर लेते हैं, बुध को कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी की बहन शुक्र है ना। इसके अलावा मंगल को लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। इसके अलावा जो आपका ये है शुक्र, इसे हम कहते हैं, है ना, पीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, है ना। इसके अलावा अरुण को हम हरा ग्रह कहते हैं। और शुक्र ग्रह को ही जो है ना एक और नाम दिया गया है, लूसीफर। क्या नाम दिया गया है? लूसीफर। तो इसे लूसीफर ग्रह भी कहते हैं इस शुक्र ग्रह को। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, आपको याद रखना होगा। देखिए थोड़ा सा भी जो है ना ये कंटाल नहीं आना चाहिए कि एकदम जो है बोर हो रहा हो, बोरिंग नहीं फील करना है जी। पढ़ाई एंजॉय करने की चीज है। आप जितने रिलैक्स खुश होकर पढ़ेंगे उतना ज्यादा दिन तक आपके अंदर रहेगा, है ना। एक पिक्चर आप देखते हो ना तो मुझे लगता है 100 में से 99 बच्चे को पिक्चर की हर एक कैरेक्टर, हर एक डायलॉग याद हो जाता होगा। भले उस लैंग्वेज में नहीं मतलब बोल पाए, लेकिन याद जरूर रहता है कि अब क्या बोलेगा जब दोबारा देखोगे, है ना। तो पढ़ाई भी ऐसे हो सकता है, बशर्ते आपकी जो है इच्छा उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसे एक पिक्चर देखने के लिए होता है। ठीक है भैया। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में अगर ग्रहों को सजाएंगे, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, 2 नंबर पे शनि, 3 पे अरुण, 4 पे वरुण, 5 पे पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, है ना। तो ये चीज मैंने वहीं पे बात कर लिया था और ग्रह वाली चैप्टर पहले भी करा दिया हूँ, अलग से भी करा दिया हूँ, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अभी मैंने बताया लाल ग्रह मंगल को, पीला ग्रह शुक्र को, नीला ग्रह पृथ्वी को, हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। इसके अलावा लूसीफर ग्रह जो है आपको शुक्र को कहा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं मैं लिख दिया होऊंगा। यहाँ देखिए लूसीफर ग्रह शुक्र को कहा जाता है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, शुरुआत के दुगों के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा, जहां पे अभी चंद्रयान ठहर गया है। इसके अलावा सूर्य से बता ही दिया कि शुरुआत के 4 ग्रह को आंतरिक या पार्थिव और 4 अंतिम के बाहरी या जोबियन। इसके अलावा शुरुआत के 4 को बता दिए थे ठोस अवस्था में है लगभग, अंत के 4 को जो है लगभग गैसीय गोला के रूप में है। इसके अलावा मई 2023 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री रामचंद्र राव को जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है ना। सुखविंदर सिंह वो सुक्खू पाजी नहीं है जो गाना गाते हैं, ये दूसरा सुखविंदर सिंह है। और आपका ये शिव प्रसाद शुक्ला है ना, जो आर्लेकर साहब का स्थान लिए है। आपको याद होगा कि 13 फरवरी का दिन था वो मेरे ख्याल में, जहां पे बहुत सारे राज्यपाल की तबादला एक साथ कर दिया गया। ठीक है, तो वो शिव प्रसाद शुक्ला जी यहाँ पे आ गए आर्लेकर साहब के जगह पे। ठीक है, इसके अलावा LIC के अध्यक्ष के रूप में हाल में सिद्धार्थ मोहंती को अपॉइंट किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना, जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी। इसके अलावा विशाखा उत्सव किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? विशाखा उत्सव इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट? तो ये आंध्र प्रदेश की त्योहार है आपका विशाखा उत्सव। आंध्र प्रदेश के अन्य त्योहार में आएंगे उगादी, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नव वर्ष के रूप में, हैप्पी न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं आपका उगादी को। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ भाग में भी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
विनायक चतुर्थी ये भी आंध्र प्रदेश में होता है। लुम्बिनी महोत्सव ये भी आंध्र प्रदेश में होता है। लुम्बिनी जो है ये भगवान बुद्ध के जन्मस्थली है, जो कहाँ पे स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। इसके अलावा ब्रह्मोत्सव महोत्सव है ना, ब्रह्मोत्सव है ना, तिरुपति ब्रह्मोत्सव इसका नाम है पूरा, लेकिन ब्रह्मोत्सव है, तो ये आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही मनाए जाते हैं इस प्रकार की त्योहारों को। देखिए एक बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कि निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का कौन सा त्योहार है। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश की कोई भी त्योहार न देकर एक ऑप्शन में पोंगल दे दिया था, ठीक है, और बाद बाकी बी, सी में, डी में कोई भी आंध्र प्रदेश से मिलता जुलता सीधे सीधे दिख रहा था कि पूरा पूर्वोत्तर का है, तो ये पोंगल आंसर हो जाएगी। ये किस बेस पे ऐसा आंसर हो जाता है मेरे भाई, तो सब दिन मैं एक ही एग्जाम्पल देता हूं कि ये जो बिहार है, ये जो आपका बिहार है, ये बिहार में छठ पूजा बड़े धूमधाम से होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो यूपी के सटे हुए जो आपका तटवर्ती इलाका है, तो यहाँ पे भी आपकी छठ पूजा काफी होती है, मतलब काफी तो नहीं लेकिन होती है, होती तो है ना। उसी प्रकार से पोंगल जो आपका ये तमिलनाडु है, ये भी वाले शेप पे तमिलनाडु है, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, तो इनका असर कुछ यहाँ पे भी है। इसीलिए एग्जामिनर आपको मेंड टेस्ट करता है कि आपका कॉमन सेंस कितना चलता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्यों में लंबाडी, ढिमसा, कोलाट्टम, भामाकल्पम, बिरियट्टम, कुचिपुड़ी, ये सभी के सभी आपके आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्यों में से हैं। इससे पहले वाली स्लाइड में आपने आंध्र प्रदेश का त्योहार देखा था। इसके अलावा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, 8 में से एक है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भाषाई आधार पे बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य ने वर्ष 2021 में सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बोनालू बतुकम्मा मेदराम जात्रा त्योहार तेलंगाना की प्रमुख त्योहार है, इसे भी ध्यान रखेंगे, जिसमें बोनालू और आपका जो है कहाँ गए भैया, बतुकम्मा, इन दोनों में देवी देवता डेटी को भी पूछ लेता है। तो बोनालू जो है ये आपका काली की पूजा करते हैं और बतुकम्मा में माँ गौरी की पूजा होती है। इसके अलावा मेदराम जात्रा सेकेंड लार्जेस्ट मेला है इंडिया में कुंभ मेला के बाद। इसके अलावा माजुली मोछा, अगर आपको कल होकर कोई पूछ ले कि मेदराम जो मेला है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा किस जनजाति के लोग लेते हैं, तो आप बताइएगा कोया जनजाति के लोग। फिर बता रहा हूं कोया जनजाति सिर्फ तमिलनाडु नहीं, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा माजुली महोत्सव ये असम में होता है, सिरपुर महोत्सव ये आपका छत्तीसगढ़ में होगा, बस्तर नाम से स्पष्ट छत्तीसगढ़ में होगा, राउत नाचा ये आपका छत्तीसगढ़ में होगा, है ना, ये सभी के सभी महोत्सव छत्तीसगढ़ में होते हैं। कुल्लू दशहरा ये हिमाचल प्रदेश में होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ महोत्सव आपका यहाँ पे मैंने स्लाइड में विवरण किया, आप मतलब व्याख्या किया, जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विलायक के रूप में इस्तेमाल होने वाली कार्बनिक यौगिक एनीसोल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए एनीसोल का रासायनिक सूत्र जो है, जिसे आप मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं ना, मेथॉक्सी OXY लिखना है, यहाँ पे कीबोर्ड सपोर्ट नहीं किया इसीलिए कसी हो गया, मेथॉक्सिन बेंजीन, ये इसे C7H8O से है ना जो है रासायनिक रूप में लिखते हैं। सूत्र आपका मेथॉक्सी बेंजीन को एनीसोल कहते हैं। देखिए आजकल एग्जामिनर बेकिंग सोडा से काफी ऊंचे उठ गए हैं। अब वो जमाना नहीं है कि बेकिंग सोडा, धोबन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण और नमक का सूत्र याद कर लो और आपको जब भी सूत्र पूछेगा तो इसी 5 में से आएगा। अब ऐसा दिन नहीं रहा मेरे भाई, हम 2023 में जी रहे हैं दादा, ठीक है। तो मेथॉक्सी बेंजीन C7H8O होता है। एनिलीन का सूत्र क्या होता है आपका, C6H5NH2 होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो NH2 है ना, ये एक ग्रुप होती है जो आपका बेंजीन में अभिक्रिया कराया गया है। आप जानते हैं ना कि बेंजीन का जो है इस प्रकार से षटकोण टाइप से होता है। देखिए मेरी ड्राइंग इतनी कमजोर है कि मैं एक षटकोण नहीं बना सकता। देखिए ये 6 होते हैं इस प्रकार से बेंजीन, ठीक है, इस प्रकार से 6 होते हैं। हर किनारे पे एक हाइड्रोजन लगी हुई है ना, तो ये आपका एक कार्बन होती है, माफ कीजिएगा 6 को कार्बन होता है, ये कार्बन है, ठीक है। तो एक को कार्बन को जो है C6H5, तो एक वो आपका हाइड्रोजन को हटा के एक ग्रुप जोड़ देते हैं इसमें, तो इसमें जो है NH2 ग्रुप जोड़ा गया है, ठीक है। इसीलिए ये बेंजीन का सूत्र C6H6 में से जो है आपका H5 हो गया है। क्या हो गया है, H5, क्योंकि एक वो हाइड्रोजन खा गया, एक वो हाइड्रोजन की जगह पे ये NH2 ग्रुप जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नया चीज बना जिसका नाम एनिलीन है। इसी प्रकार से आप बेंजल्डिहाइड को बनाते हो ना, बेंजल्डिहाइड वगैरह को अगर आप बनाते हो तो इसी प्रकार से है कि आपने इस प्रकार से एक षटकोण का यानी
बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लेना है इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक हाइड्रोजन के ग्रुप पे CHO ग्रुप अगर आप जोड़ देते हो तो ये जो है एल्डिहाइड का फॉर्म ले लेगा, जिसमें आप जोड़ोगे ना वो एल्डिहाइड बन जाएगा। चूंकि आप बेंजीन में जोड़ रहे हो तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया है C7H6O, है ना, क्योंकि C6H6 तो पहले से था, एक हाइड्रोजन माइनस हुआ क्योंकि एक अभिक्रिया करने के लिए एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो C6H6 तो C6 तो रहे किया, हाइड्रोजन हो गया 5 गो और इसमें आप जोड़ रहे हो CHO, ये ग्रुप का नाम है जिसे एल्डिहाइड कहते हैं, तो एक वो कार्बन बढ़ गया तो 6 गो से 7 गो कार्बन हो गया, आप 5 गो हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन और आया तो फिर से 6 गो हाइड्रोजन हो गया, वो बढ़ गया बेसी, है ना। तो ये आपका जो है ये हो गया आपका जी बेंजल्डिहाइड का सूत्र, कई दफा एग्जाम में भी आ चुके हैं शायद, इसका आया है शायद, क्या आया है। इसके अलावा टॉल्विन क्या होता है, जब इसी बेंजीन में आप CH3 जोड़ दोगे ना तो ये टॉल्विन हो जाता है। जो बच्चे साइंस से पढ़े हैं ना उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ये तो उंगली का खेल है जी साइंस में, है ना भैया। इसके अलावा क्योंकि हमने यही याद कर लेते हैं कि किसको क्या जोड़ने से क्या बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर अगर और अच्छे से क्लियर है तो फिर याद भी नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा अब जो मैंने बताया वो जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या फिर इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, Na2HCO3 इस प्रकार से होता है, NaH होता है, 2 नहीं होता है, इसमें NaHCO3 होता है इस प्रकार का, ठीक है। ये है खाने वाला सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका धोने वाला सोडा, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसमें बाई हट जाता है, ये होता है जी आपका सोडियम Na2CO3 और 10H2O इसमें लगाना जरूरी है, ये हो जाता है आपका धोने वाला सोडा। इसके अलावा धोने वाला सोडा एक आपका कास्टिक सोडा भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं उसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम काल में स्थापित संस्था और उसके उपयुक्त समय के साथ आपको मिलान करना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए आपने पहला है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सबसे पहले क्लियर कर दूं द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 2 प्रकार के संस्था हुए, एक वो आपका इंग्लैंड लंदन में बसाया गया और एक आपका कोलकाता में बसाया गया। तो आप डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में क्या है जब ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है भैया। तो थोड़ा सा अगर आंसर दोनों का जान लिए तो आप अंतर भी कर पाएंगे। द इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में बसाया गया था, है ना, लंदन, है ना, लंदन में बसाया गया था, लेकिन ठीक है। और जो कलकत्ता में बसाया गया था ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा बसाया गया था। दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो जो आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये आपका बसा है जी 1866 के अंदर लंदन में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और इंडिया में 1876 में, इंडिया में कौन किया और लंदन में कौन किया बता दिए। लंदन में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, ब्रिटिश संसद में चुना जाने वाला पहला भारतीय, प्रथम कांग्रेस की पारसी अध्यक्ष, देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, है ना। ये सभी दादा भाई नौरोजी की खासियत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो इंडिया में हुआ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1876 में, ये आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 में, और ये हुआ था 66 में, ठीक है। इसके अलावा इंडिया हाउस ये कहां पे हुआ, ये भी लंदन के अंदर हुआ, ये भी लंदन के अंदर हुआ। ये कौन बताया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब बसाए थे, 1905 में, तो एक से रिलेट कर देंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग सभी जानते हैं, मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां, सलीमुल्लाह खां और भी लोग थे, लेकिन ये 2 प्रचलित हैं, तो इनको द्वारा बसाए गए उन्हें ढाका में 1906 में। इसके अलावा नेटाल इंडियन कांग्रेस ये गांधी जी के द्वारा 1894 में, हालांकि निखार बाद में आया, गांधी जी उस समय सचिव के पोस्ट पे थे 1894 में, तो यही माना जाता है कि गांधी जी चीफ लीडर थे इसमें, तो इन्होंने ही बसाया है ना, दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ये सीरीज सभी को देखना है, ऐसा नहीं कि जीडी का एग्जाम देना है तब ये देखना है भाई, है ना। बिहार पुलिस देखिए, बिहार से देखिए, हर जगह काम आएगी। इसके अलावा द इंडियन एसोसिएशन बता ही दिया कि कौन किए थे, मुस्लिम लीग के संस्थापक बता ही दिए, इंडिया हाउस की बता ही दिए, नेटाल भारतीय कांग्रेस की बता ही दिए। अभिनव भारत जो है एक संस्था है, इनकी स्थापना BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23, है ना, जो खेलो इंडिया यूथ गेम का आपका 5वां संस्करण में
मस्कट क्या था, लोगो क्या था, शुभंकर क्या था। ठीक है भैया, तो जो मस्कट तय किया गया था 2023 में हुआ है, जनवरी फरवरी के मध्य में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इसमें जो मस्कट है, ये मस्कट एक चीता का नाम है जिसका आशा नाम दिया गया था। और इंडिया में आशा महिलाओं का नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है। तो आप समझ गए कि ये मादा चीता का नाम आशा रखा गया था, जो मस्कट तय किया गया था आपको किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 इससे ज्यादा नया है, अभी अभी संपन्न हुआ है। तो उसमें भी आपका मस्कट पूछा जा सकता है। तो जीतू भैया को याद रखिएगा, जीतू भैया को आप सभी जानते होंगे, सभी के फेवरेट है पंचायत सीरीज को लेकर के, है ना। तो जीतू एक बारहसिंगा के नाम पे रखा गया है, बारहसिंगा, है ना, इसके नाम पे, जो आपके यूपी में कराए गए थे अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd संस्करण 2023 में, उसका शुभंकर है। और ये वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम का है, इसके शुभंकर चीता है आशा। देखिए अधिकांश बच्चे तो यही नहीं जानते कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं, होते तो 4-5 प्रकार के हैं, लेकिन आपको 3 प्रकार से बेसिकली पढ़ना है, जिसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। कौन से? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया इंटर गेम। इन तीनों से क्वेश्चन आपके धमाधम एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा जो आशा है, ये चीता के नाम पे बता दिया। थीम सॉन्ग क्या रखा गया था? धड़का दो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये इसका थीम सॉन्ग था, है ना। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का जो प्रथम संस्करण था 2018 में दिल्ली के अंदर कराया गया, है ना, किस नाम से? खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से। बाद में 2019 में इसको स्कूल शब्द को यूथ से चेंज कर दिया गया। इसके अलावा 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक लिस्ट में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र राज्य को मिला, जिसमें आपका 56 गोल्ड मिला है। 5 बार तो एमटीएस पूछ चुका है कि महाराष्ट्र को कितने गोल्ड मिला इंडिविजुअल, तो 56, है ना, ध्यान रखेंगे। 56, 55 और 50 तीनों को जोड़िएगा तो 150, 6, 5, 11, 161 पदक जो है आपको महाराष्ट्र को मिला था, और टॉप रहा था, यानी विजेता रहा था, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो आपके मध्य प्रदेश में हुआ, उसमें पदक टैली में टॉप पे महाराष्ट्र, दूसरा स्थान हरियाणा का और तीसरा स्थान एमपी का था। ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश के कितने शहर में? तो 8 शहरों में। इसके अलावा दिल्ली का भी नाम आता है, लेकिन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन, अब ये यूनिवर्सिटी वाला है जो इसमें आप जो है डिग्री करते हैं। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में कराए गए, है ना, जहां पे 4 शहर में आयोजित कराए गए, 21 खेल को शामिल किए गए। विजेता आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है, और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में उड़ीसा में हुआ था, उसका भी विजेता पंजाबी यूनिवर्सिटी था। तो ये सभी गणित थोड़ा समझ लेंगे, बाद बाकी मस्कट बता ही दिया, जीतू है। इसके अलावा पटकाई पहाड़ी का विस्तार मुख्यतः किन 2 भारतीय राज्य में है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जो है मुख्य रूप से फैले हुए हैं पटकाई श्रेणी। एक आपका नमचा बरवा, जरूर ध्यान रखेंगे, आ जाता है एग्जाम में नमचा बरवा। ये नमचा बरवा असम में है, और एक आपका नंगा है, तो ये पश्चिम दिशा में है, और ये नमचा बरवा असम में है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये पटकाई पहाड़ी भारतीय भूभाग लिखना है, तो यहाँ विभाग लिखा गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है। भारतीय भूभाग अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ साथ म्यांमार तक फैला हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। म्यांमार बर्मा 1935 अधिनियम के तहत भारत से अलग हुआ था, बर्मी भाषा बोली जाती है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मीजो पहाड़ी है एक इसी प्रकार का, तो मीजो पहाड़ी आपका मिजोरम और मणिपुर में फैला हुआ है, इसे भी ध्यान रखेंगे। गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में पहाड़ी भी है और जनजाति का भी नाम है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये जो है मिजो गारो खासी जयंतिया, और आपका जो है जाति भी है, और आपका जो है पहाड़ी भी है, मेघालय के अंदर है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा है। जिंदगरहा पहले कभी जो है महेंद्रगिरी को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन आजकल अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो जिंदगरहा बताएंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी को बताएंगे, जो केरला के अंदर स्थित है। अभी देखिए जो आपका महेंद्रगिरी है, ये उड़ीसा के सेकेंड जो है सबसे ऊंची चोटी है। पहले कभी टॉप हुआ करता था, लेकिन अब उड़ीसा में भी एक देवमाली पर्वत की खोज कर ली गई है। खोज क्या मतलब, पता लगा लिया गया, ये कोई बनाता थोड़ी है, ये तो है ना भगवान के द्वारा मेड किया गया भाई, है ना। तो ये जो है आपकी देवमाली है टॉप पे, और महेंद्रगिरी का दूसरा स्थान है उड़ीसा के अंदर। ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थल कहाँ पे होती है, तो ये आपका कहाँ पे होती है, नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और अभी कौन सा एग्जाम हुआ है 2-4 दिन पहले, डीडीए का एग्जाम हुआ है मेरे ख्याल में, है ना। उस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करते हैं। सब दिन बताते आए थे पहले से कि ये नीलगिरी पहाड़ी में टोडा जनजाति
जनजाति निवास करते हैं जिसका मुख्य पेशा पशुपालन है और भैंस को अपना देवता समझते हैं। ठीक है, भैंस को सबसे पवित्र जानवर समझते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उड़ीसा की बता ही दिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है। अब ये 50.5 मीटर तक हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी लंबाई जो है बढ़ रहा है। अब इतना नहीं बढ़ रहा है कि अगले साल 2 मीटर बढ़ जाएगा, ये हजारों वर्षों में 1 मीटर खसक जाएगा, इतना ही समझिए। ठीक है, और भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा है, जिसकी हाइट 85-86 मीटर है। ये कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। वैसे दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। हालांकि ये भारत का भी है, लेकिन इसमें जो है पीओके रीजन भी शामिल है, इसीलिए भारत का पूर्णतः नहीं माना जाता है। जिसकी टोटल हाइट, K2 का भी हाइट आपको याद रखना है, शुरू से तीनों की हाइट जरूर याद रखना है। K2 का 86-11 है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित अन्य कप में मर्डेका कप काफी इंपोर्टेंसी रखती है। भारत में राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कौन करवाता है? तो IFA करवाता है ना, IFA है ना, जैसे वर्ल्ड स्तर पे फीफा करवाता है। फुटबॉल खेल को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 1896 में ओलंपिक शुरू हुआ, फिर 4 साल के बाद तो 1900 में हुआ होगा, फिर 1904 में हुआ होगा और फिर 1908 में हुआ होगा, तो है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फुटबॉल को किस ओलंपिक में शामिल किया गया और क्रम दे दे तो चौथा ओलंपिक बताइएगा। तो भाई दोनों तरीके से कान छूना आना चाहिए। इसके अलावा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा है ना। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब फीफा की बात आ गई है तो लेटेस्ट फीफा की सभी बात कर लेंगे। फीफा 2022 वाला जो हुआ ये आपका कहां पे हुआ था? कतर में हुआ था। कतर की राजधानी पहले रेलवे पूछता था, अब नहीं पूछता है, दोहा में है। इसके अलावा कबीरदास के दोहा भी होते हैं, है ना भैया। इसके अलावा जो आपका विजेता रहा था अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था, और आगामी फीफा जो चूंकि 4 साल के बाद होंगी तो आपका 2026 में होगा, ये मैक्सिको कनाडा में होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में अभी कुछ एक दिन पहले संपन्न हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कराए गए, फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया में कराए गए, है ना। विजेता स्पेन बना है पहली बार इंग्लैंड को हरा के। ये दोनों ही टीम फाइनल में पहली बार पहुंचा था, तो अब दोनों में से कोई भी जीते आश्चर्य की बात उतनी ही होगी। ठीक है, तो स्पेन और इंग्लैंड दोनों के लिए इंपोर्टेंसी रखता था, क्योंकि पहली बार जीतता है ना। तो स्पेन जीत गया, इंग्लैंड का लक थोड़ा सा साथ नहीं दिया। इसके अरे लक तो कुछ होता ही नहीं, मेहनत करोगे तो लक भी साथ देती है, कुछ न कम मेहनत किया होगा। फीफा अंडर 2020 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? उरुग्वे है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये अंडर 20 वाला है। ये पहले इंडोनेशिया में होना था, लेकिन अर्जेंटीना में कराया गया किसी कारणवश। इसके अलावा मल्लिका अर्जुन मंसूर किस घराने से संबंधित है? देखिए मल्लिका अर्जुन मंसूर जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है धुरंधर हैं। ये आपके जयपुर के अतरौली घराने से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा मल्लिका अर्जुन मंसूर को जो है कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 1970 में पद्म भूषण, 76 में पद्म विभूषण और 82 में माफ कीजिएगा 1970 में पद्म श्री, 1976 में पद्म भूषण और 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जब एक ही आदमी के तीनों अवार्ड देके आपसे ईस्वी पूछे तो क्लू है कि सबसे छोटका पहले मिलेगा। आप किसी कंपनी में काम करोगे तो पहले है ना असिस्टेंट बनेगो, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, फिर सबसे बड़े मैनेजर बनोगे, फिर एरिया मैनेजर बनोगे, फिर कंपनी के जो है डायरेक्टर भी बनोगे, है ना। तो इस प्रकार से तो पहले छोटका मिलेगा तब बड़का मिलेगा। तो आप पदक की वरीयता इंडिया में जानते हैं, सबसे बड़ा भारत रत्न, तब आपका पद्म विभूषण, है ना, फिर आपका पद्म भूषण और फिर आपका पद्म श्री। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से वरीयता जानते हैं। तो पहले छोटका मिलेगा तब बड़का मिलेगा। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत के अन्य कलाकार पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, है ना, इसके अलावा पंडित जसराज, गिरिजा देवी, ये सभी के सभी आपके शास्त्रीय संगीत के जो है बहुत बड़े कलाकार थे। इनके अलावा जो पंडित भीमसेन जोशी है, जो गंगूबाई हंगल है, ये दोनों ही किराना घराना से हैं, जबकि पंडित जसराज जो है ये मेवाती घराने से। मैंने आपको बता दिया था पंडित जसराज साहब के नाम पे क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है और विश्वनाथ आनंद साहब के नाम पे भी रखा गया। इसके अलावा गिरिजा देवी किस घराने के हैं? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये गिरिजा देवी तो ठुमरी की रानी है, तो आपने शास्त्रीय संगीत में क्यों रखा? तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय संगीत के कई सारे पद होते हैं, जैसे आपके ध्रुव पद भी होते हैं, ख्याल भी होते हैं, ठुमरी भी होते हैं। ये सब
भाग हैं शास्त्रीय संगीत के, ठीक है। तो ये जो है ठुमरी में अपनी महारत हासिल किए थे, इसीलिए इसे ठुमरी की रानी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। तो गिरजा देवी बनारस घराने से है, इसे ठुमरी की रानी कहा जाता है। बनारस घराने के संस्थापक भी आपसे पूछा जाता है, पंडित राम सहाय साहब हैं। और बनारस घराने जो है ना, तबला बजाते हैं या फिर कथक नृत्य करते हैं, और गायकी में बात करेंगे तो शास्त्रीय गायकी करते हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन मंसूर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है जो इनके ऑटोबायोग्राफी है, माय जर्नी इन म्यूजिक, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) का संबंध किससे है? अब आ गई बात वाली बात। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है उसको अच्छे से रीड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक मिलेगा, या फिर आप टॉपिक वाइज वीडियो में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाके टॉपिक वाइज वीडियो करके प्लेलिस्ट है उसकी सारी टॉपिक देख लीजिएगा। एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन आपके गिफ्ट में बन जाएंगे भाई। इसके अलावा और बाद बाकी के लिए तो प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे हैं, है ना। इसके अलावा भारतीय भूभाग में जो आप अवैध रूप से घूम सकते हैं, यह अनुच्छेद 19(1)(d) कहता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो मौलिक अधिकार है इसे हम कैटेगराइज किए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, छुआछूत का अंत वाला सब जो है आपका किस में आ जाएगा, है ना, समानता का अधिकार में आ जाएगा। तो ये हम कैटेगराइज किए हैं, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1922 जो है ये 19 से 22 यानी 19, 20, 21, 22, तो ये जो है आपका स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें अलग अलग चीजों को दर्शाया गया। 19 प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें जो है 6 चीज मुख्यतः दिया गया है। 18 जो है उपाधियों का अंत है, तो ये अलग कैडर में है। 20 जो है 20 और 21 जो है 20 और 22 सजा आदि के मामले में छूट है। 21 जो है निजता का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन 21 का ये जो है ये शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। चूंकि मैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य यानी पूरे संविधान इतनी बार मैंने आपको पढ़ा चुका है कि इतने धीरे धीरे पढ़ाने का मन नहीं करता है ना। फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो करना पड़ेगा भाई, है ना, कुछ भी हो जाए। तो 19 से 22 जो है स्वतंत्रता से संबंधित है, बता दिया। इसके अलावा जो आपका अलग से रख लीजिएगा 23 और 24 इधर है, शोषण के विरुद्ध है। 23 जो है ये मानव तस्करी पे रोक या बलात् श्रम पे रोक बताता है। 24 जो है बाल श्रम पे निषेध बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कारखाने में काम पे नहीं रखा जाएगा। जो मौलिक अधिकार है ये 12 से 35 तक के आर्टिकल कवर करते हैं। भाग 3 को में रखा गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वर्तमान में 6 हैं। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिया गया था और विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। अनुच्छेद 14 से 18 जो है समानता का अधिकार, जिसमें 14 समता का अधिकार, 15 जाति, धर्म, लिंग, नाम, जैसे नाम कोई किसी का नाम है तो उस पर कोई मजाक हास्य नहीं करेगा, किसी के कलर पे कोई नहीं जाएगा, इस प्रकार से। इसके अलावा 16 अवसरों की समानता है। 17 जो है आपका अस्पृश्यता का अंत है यानी छुआछूत का अंत है। 18 जो है आपका उपाधियों का अंत है। तो इस प्रकार से आपने देखा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। अब ये जो 19 का अलग अलग भाग है ना, ये आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। आपके पास ये सीट कई PDF में होगा तो देख लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। इसके अलावा 17वीं प्रवासी दिवस के अवसर पे, अच्छा एक चीज बताना यहाँ पे जरूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बैक कर लिया इसको, है ना। देखिए ये जो आपके अनुच्छेद 19(1) का C है ना, इसकी चर्च आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया कि सहकारी समिति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जो आपको सहकारी समिति बनाने का जो है गारंटी प्रदान करता है। तो ये गारंटी तो प्रदान करता है ये मौलिक अधिकार वाला 19(1) का C, लेकिन ऐसी जो चर्च है ये आर्टिकल 43 ख में भी है जो DPSP के अंतर्गत आ जाता है। तो एक सारे चीज की कई जगह जो है संविधान में जिक्र है, जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा का भी 3 जगह है ना। तो इसी प्रकार से इसीलिए बैक किया था। इसके अलावा 17वां प्रवासी दिवस के अवसर पे कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आने वाले समय के लिए। तो इसमें 27 लोगों को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से जो है सम्मानित किए गए हैं इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस में। देखिए जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो है ये आपका कहाँ मनाया गया है? तो इंदौर में। कब से कब तक? 8 से 10 जनवरी के बीच में। आप कहोगे तो हम तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये जलसा के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। 8, 9, 10 यानी 3 दिन का ये जलसा चला है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में पहली बार मनाया गया था। इसके लिए जो है आपने ML सिंघवी समिति का नाम सुना होगा, जो कई बार आपका जो है स्थानीय स्वशासन वाले चीजों में भी देखे गए, इनकी कमेटी की रिपोर्ट, है ना। तो यही रिपोर्ट दिए थे इस प्रकार की कि भाई इस प्रकार की जो है एक जो आयोजन करवाया जाए। तो 2002 में ये कमेटी की रिपोर्ट जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को सौंपा गया था और इस विषय पर निर्णय लेने के बाद जो है आपका अगले साल यानी 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। तो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस बताई दिया इंदौर में। अच्छा इंदौर से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इंदौर जो है इंडिया का टॉप क्लीनेस्ट सिटी है लगातार 6ठी बार। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी के जो आगमन है 1915 में अफ्रीका से लौटे थे, तो इनकी जो है दिवस है। बाद बाकी गांधी इरा की जो है एक वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, 10 मिनट में, टाइम के अभाव थोड़ी चल रही है। वैसे भी कई बार आपको गांधी इरा में मैं मौखिक रूप से ले गया हूं, तो गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन तो छूटने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा प्रवासी दिवस 2023 के अवसर
पे मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के जो है नेता आए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब प्रवासी दिवस सप्ताह जो है ये आपका 2 साल में एक बार मनाई जाती है, पहले जो है एनुअल था, बाइनियल है। इसके अलावा प्रवासी दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया था कि डायस्पोरा, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है हाइपोकैलामिया नामक रोग किस तत्व के कमी से होती है। देखिए आज जो भी थैलेसीमिया, कैलामिया है ना, ये हेमोफीलिया, इस प्रकार की प्रोनाउंसिएशन वाली बीमारी है, आज ही खत्म कर दूंगा, ऐसा दवाई दूंगा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोकैलामिया नामक जो बीमारी है ये पोटेशियम की कमी से होती है। आप जानते हैं कि शरीर में जो है बहुत सारे चीज की जो है जरूरत होती है, बहुत सारे चीज की कम मात्रा में होती है, बहुत सारे चीज की अधिक मात्रा में होती है। जैसे मुझे एनर्जी वगैरह की जरूरत हमेशा होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, है ना, विटामिन की वगैरह की जरूरत जो है मतलब लिमिट मात्रा में होते हैं, लेकिन होते तो है ना। उसी प्रकार से पोटेशियम की अगर कमी हो जाए तो आपका ये वाला बीमारी हो जाएगा हाइपोकैलेमिया, है ना, इस प्रकार से इसका नाम है हाइपोकैलेमिया, है ना। इसके अलावा एनीमिया, इसी प्रकार से प्रोनाउंस है इसका एनीमिया। एनीमिया सभी जानते हैं रक्त अल्पता होते हैं, गर्भवती महिला में ये काफी देखा जाता है, खून की कमी, है ना। तो ये विटामिन B12 की कमी से हो सकता है, या फिर लोहा वाला जो लौह तत्व है। अब ये नहीं कि जो है कल जो है लोहा का रॉड है उसे ही खाना स्टार्ट ये वाला नहीं भैया, पालक वगैरह में जो लौह तत्व होते हैं वो की कमी हो जाएगा तो आपका एनीमिया हो जाएगा। हीमोफीलिया ये क्या होती है, विटामिन K की कमी से होती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, अगर ब्लड क्लॉट ना हो तो आदमी की मौत हो सकती है। इसके अलावा ल्यूकोपिनिया ये क्या होती है, जब श्वेत रक्त कण की कमी हो जाती है शरीर में, जो बीमारी से लड़ने का काम करता है हमारे शरीर में WBC, अगर इसकी संख्या में कमी हो जाती है तो इसे हम कहते हैं ल्यूकोपिनिया, और अगर अधिक हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ल्यूकीमिया। क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इसके अलावा ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, जेरोथेलेमिया ये क्या होती है, विटामिन A की कमी से होती है, यानी आंख की जो भी बीमारी होगा, रतौंधी, मोतियाबिंद, ये सभी के सभी जो है आपका विटामिन A की कमी से होगा। ऑस्टोमलेशिया, अब मलेशिया नहीं जाना है, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी का नाम है, तथा रिकेट्स, ये तथा हड्डी से जो भी संबंधित रोग होगा ये आपका जो है विटामिन D की कमी से होगा। तो अब जो है आप कहोगे गठिया रोग भी हड्डी से संबंधित है, तो क्या विटामिन D अच्छा से लेने लगे ठीक हो जाएगा? तो भाई ये ठीक नहीं होगा। ये क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जब अधिक तक लोग मेहनत करते हैं, देर तक जब मेहनत करते हैं एक समय में, है ना, तो लैक्टिक एसिड का जो है स्रावन होता रहता है शरीर के अंदर, जो जोड़ के अंदर आके जो है बस जाते हैं, उसे निकलने की जो है जगह नहीं मिलता है ना, फ्री होने का। तो यही जो आपका लैक्टिक अम्ल है यही आपको खराबी करके जो है गॉट, गठिया का कारण बन जाता है। तो ये इसमें जो है विटामिन D का रोल कम होता है ना, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स में होता है। तो ये गॉट वगैरह जो है आप विटामिन D की गोली ले लोगे तो तुरंत ठीक नहीं होगा, नहीं तो कल से जो है स्टार्ट कर दे। इसके अलावा जनन क्षमता में कमी, विटामिन E के कमी के कारण से होता है जनन क्षमता, है ना, सभी समझते हैं। इसके अलावा 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? देखिए जनगणना में मैंने पूर्ण वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में है, टॉप जो आपका टॉपिक वाइज है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन बन सकती है। तो ये आपका सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर्शाया था मेघालय, और सबसे कम दर्शाया था नागालैंड। दोनों अनडे का स्टेट है ना, नागालैंड सबसे कम। बताए नहीं कि ये जो है बढ़ाने के जगह पे जो है 0.6% माइनस के हो गए, मतलब, है ना, जैसे 100 होगा आदमी, 100 आदमी होगा तो 99.4 बच गए, इस प्रकार से घट गए, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए कभी भी कोई भी आंकड़ा पहला और अंतिम याद न रखे, दूसरा और सेकंड लास्ट भी याद रखे, काम आएंगे आपको एग्जाम में, ठीक है भाई। तो दूसरा जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर सकिए तो केरल का है, और दूसरा सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश है मेघालय के बाद, और टोटल जो है दशकीय वृद्धि 17.64% है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय सीमा के क्षेत्र में यातायात की अच्छी कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण कौन करता है? जो आपका सीमा क्षेत्र होता है ना, बॉर्डर वाला इलाका, तो वहां पे रोड कौन बनवाता है? तो एक तो हमारे यहाँ नहाई है, NHAI है जो रोड बनाने वाली संस्था है ना, जो सेंट्रल लेवल का है। एक अलग से बनाया गया है सीमा सड़क संगठन, BRO, है ना। तो ये BRO का गठन जो है 1960 में किया गया था। इसी के जिम्मे है कि जो भी आपका बॉर्डर वाले इलाके में रोड वगैरह है कनेक्टिविटी के लिए बनाएंगे, देख रखा देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का बनाने का दायित्व जो है ये NHAI के है, नहाई का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इसके अलावा भारत में कई प्रकार के सड़क निर्माण किए जाते हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग है, जैसे बिहार में जो बिहार सरकार के है वो वाला बात हो रहा है। इसके अलावा जिला सड़क है, ग्राम सड़क है, ETC। इसके अलावा BRO बॉर्डर सड़क भी हो जाएगा। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी हाईवे कौन सी वर्तमान में? 44, पहले कौन सा था? 7 था। इसके अलावा भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए कौन सा स्कीम चलाया है? तो मिष्टी योजना जो है मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने चलाया है। यह भारतीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए। यह योजना क्या होती है कि जो आपका
लवणीय समुद्री तट है, वहां पे मैंग्रोव प्रकार के जंगल लगाने की स्कीम है, यानी पेड़ लगाने की स्कीम है। यह मनरेगा के माध्यम से और कोप्पा के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। ठीक है, मैंग्रोव वन जो है ये समुद्र में आने वाली सुनामी या फिर जो भी मतलब दुखदाई घटना है जो समुद्र के क्रिया के फलस्वरूप होती है, जैसे अभी आपने लीबिया में देखा है ना, तो ये जो है इस घटना पे निजात पाने के लिए मैंग्रोव वन जो है अहम योगदान देता है। तो इन सब के चलते जो है ये वाली मिष्टी स्कीम इस वाले जो आपका आया था बजट, इसमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, है ना। इसके अलावा देखिए जो भारत में मैंग्रोव की वन कहां कहां पाए जाते हैं, यहां से 2000 साल मतलब 2000 करोड़ बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको क्वेश्चन भी बनाने आना चाहिए, एक लाइन से कई सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म में अगर हम आपसे पूछे कि भारत में किस राज्य में मैंग्रोव पाए जाते हैं या फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं, मैंग्रोव किस प्रकार के वन होते हैं, मैंग्रोव को और किस प्रकार के वन कहते हैं, तो बहुत सारे बातें हैं करने के लिए, बस सुनते जाइए, काम आएगी। मैंग्रोव वन के जो है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके अलावा अंडमान निकोबार, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूं कहे कि जो भी समुद्री तट वाला इलाका है वहां आपका जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन क्या होता है? दलदली वाला वन होता है। इसे क्या और क्या कहते हैं? ज्वारीय वन भी कहते हैं। ठीक है, ज्वारीय वन भी कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु हैं उनके जो है मतलब अपना पुश्तैनी आवास समझा जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। तो ये तीनों 22 जरूर ध्यान रखेंगे, क्रम में है ना, मार्च, अप्रैल, मई। इसके अलावा 24 जनवरी बालिका दिवस, है ना, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ज्ञान योग, राजयोग तथा कर्म योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो तीनों योग जो हैं ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। ये जो है स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, है ना, स्वामी विवेकानंद ने किए थे, है ना। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे, जिनके लिए आज भी जाने जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? तो ग्लूटेस मैक्सिमम जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है। देखिए मानव शरीर में, है ना, अलग अलग बुक अलग अलग लिखते हैं, कहीं आपको 640 भी दिखेंगे, 639 भी दिखेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो जो ओरिजिनल बुक है, जो सामान्य बुक है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, उसके हिसाब से मैंने 639 याद कर रखा है। तो मानव शरीर की सब जो है मांसपेशियों की संख्या है ये 639 होंगे। अगर पसली की संख्या कहेंगे तो 12 जोड़ा, मतलब 12 गुने 2 बराबर 24 होते हैं। एक और पूछा जाता है क्रोमोसोम की संख्या, तो क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होते हैं। एक ही जगह एक तरीके के प्रश्नों को रखना सीखिए, अपने आप याद हो जाएंगे, आप जीके में मास्टर बन जाएंगे। इसके अलावा मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। नवजात में ये अधिक हो सकता है, 208 या 300 के तक भी हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, हिंदी में से क्या कहते हैं? उरु। उरु कहाँ होता है? जांग में। ये खोखली प्रवृत्ति की हड्डी होती है। इसके अलावा जो कान में हड्डी होती है स्टेपिस, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में कुल कितनी हड्डी होती है? 6 हड्डी होती है ना। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। और हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ को टेंडन कहते हैं। तो दोनों बात आपको जरूर ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? यकृत है, लीवर है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो आपका कहां पाया जाएगा? मस्तिष्क में पाया जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। अब ये मिश्रित शब्द कहां से आया है? तो जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का काम करता है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और सबसे बड़े मिश्रित ग्रंथि आपका अग्नाशय है। सबसे छोटे मिश्रित ग्रंथि जो है सबसे बड़े, एक सेकेंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अच्छा, सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे कहेगा तो अब2 ग्रंथि कहिएगा, अब2 थायरोक्सिन वाला, थायराइड वाला। इसके अलावा गीता महालिक का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में अगर आ जाएंगे तो कौन कौन आ जाते हैं भाई? देव प्रसाद दास, सोनल मानसिंह, गुरु केलुचरण महापात्रा, सृजन के संस्थापक। और सोनल मानसिंह के बारे में क्या है? सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण 2003 में। संयुक्ता पनिगिरी, इंद्रानी रहमान, ये भारत के साथ साथ विदेश में भी इस नृत्य को जो है प्रमुख बनाया। मीनाती मिश्रा, सुजाता महापात्रा, धीरेन्द्र पटनायक, ये सभी के सभी आपके जो है उड़ीसा के जो है नृत्य ओडिसी उससे संबंधित है। इसके अलावा कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार नालनी कमालनी, दोनों बहन अस्थाना बहन, कुमुदनी लखिया, सितारा देवी, बिरजू महाराज,
ये सभी के सभी आपके जो है कथक जो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार में कौन आएगा? शोभा नायडू। रेड्डी फैमिली, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, है ना। एक और रख लीजिएगा गद्दाम पद्मजा रेड्डी, हालांकि हट के है लेकिन ये भी है, रेड्डी लगा है तो ये भी आपके आ जाएंगे कुचिपुड़ी में। वेदांतम सत्यनारायण, ये भी आपका जो है कुचिपुड़ी के अंदर ही आ जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बारलाचा दर्रा के समीप से कौन से जो है नदी का उद्गम होता है? तो ये आपका चिनाव नदी है, जो बारलाचा नदी दर्रा के समीप से निकलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रोहतांग दर्रा, बारलाचा दर्रा, ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। रोहतांग दर्रा का नाम बदल गया है, अटल सुरंग कर दिया गया है। सतलज नदी का उद्गम, अच्छा 3 नदी जो है ये त्रिमूर्ति का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। कौन कौन भैया? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र कहाँ से? तिब्बत से। अब तिब्बत में भी अलग अलग ग्लेशियर से होते हैं, तो जो आपका पूछा जाता है सतलज नदी किस ग्लेशियर से? तो राक्षस ताल ग्लेशियर से सतलज नदी निकलती है। गोविंद सागर झील जो कृत्रिम झील है, आपने सुना होगा, अभी अभी एग्जाम में क्वेश्चन छपा था, है ना। तो ये जो कृत्रिम जलाशय है ये कहाँ पे है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध के प्रांगण में है। यानी ये किस नदी से अटैच होंगे? तो ये सतलज नदी से अटैच होंगे। भाखड़ा नांगल बांध को इंडिया में सबसे ऊंची ज्वारीय बांध का दर्जा दिया गया है। ज्वारीय मतलब ग्रेविटेशनल वाला, और सबसे ऊंचा बांध कहेगा तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा जो उत्तराखंड में है। ठीक है, एक एक बात ध्यान रखेंगे। पौधों द्वारा मिट्टी से निम्नलिखित में से किस बृहत पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो मिट्टी से कौन से पोषक तत्व जो है पौधा ज्यादा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो ज्यादा लेने वाले तत्व हैं ये कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। और जो पौधा कम ग्रहण करते हैं ये कौन सा है? जो कम चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में विटामिन कम चाहिए और आपका कार्बोहाइड्रेट वसा ज्यादा चाहिए, और वसा ज्यादा भी हो गया तो दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं, मोटापा सबसे पहले होता है ना। लेकिन जरूरी है ना भाई एनर्जी काम करने के लिए, तो एनर्जी कहां से आएगा? वसा और कार्बोहाइड्रेट से आएगा। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे में जो है ये ऊपर में जो आप आंसर में लिखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ज्यादा चाहिए। और जो कम चाहिए ये कौन चाहिए कम भाई? तो लोहा चाहिए कम, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, क्लोरीन, ये सब कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन चाहिए होती है। ठीक है भाई। इसके अलावा पेड़ पौधा जो नाइट्रोजन है किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और मानव शरीर में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। पीडीएफ संबंधी जानकारी के लिए जो शुरुआत में आपने व्हाट्सएप नंबर देखा है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, जानकारी दे दी जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।